नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ममता संग पीएम मोदी का हवाई सर्वे शुरू हो गया है। अम्फान से हुई तबाही को लेकर जायजा ले रहे हैं पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बंगाल में अम्फान की वजह से अब तक 80 की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वे शुरू हो गया है उनका। अम्फान से हुई तबाही का जायजा लेंगे। चक्रवात तूफान अम्फान से हुई तबाही, उसके ऊपर जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची। यहाँ पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावह तूफान था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंच गए हैं और जहां ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता अब हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हो चुके हैं। शांतनु बनर्जी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो भी हालात तूफान की वजह से बने उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्या और जानकारी निकल के आ पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री एक के साथ एक ही विमान पर है और उसके साथ भी आपका पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी है उसी विमान पर। तो पश्चिम बंगाल का जो मतलब साइक्लोन प्रभावित जो इलाका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है उसी इलाका, तो उत्तर 24 परगना है, दक्षिण 24 परगना है, साथ साथ मेदिनीपुर क्षेत्रों का कोई इलाका भी है। वही इलाका में अभी फिलहाल मतलब पहुंच गया है और उसके साथ साथ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की राजारहाट, मीनाखा, काकद्वीप, बासंती, हिंगलगंज, गोसाबा, बसीरहाट, ये सब इलाका मतलब देखने के बाद उन्होंने सीट से मतलब बसीरहाट में पहुंचेंगे। उसके बाद बसीरहाट में एक प्रशासनिक बैठक भी है। बैठक में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहेंगे और इसका जो जिला प्रशासन अधिकारी लोगों ने है उन्होंने भी रहेंगे और साथ मिलकर मतलब यही उन्होंने बैठक के बाद क्या होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है, कितना पैकेज का घोषणा होगा नहीं होगा, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री ने जो कहा था, जो काल मुख्यमंत्री ने बोला था मौत का जो आंकड़े था वो सिर्फ 72 ऐसी कुछ बोले थे, लेकिन आज फिलहाल मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पहुंचते उन्होंने खुद कहा ये मौत का आंकड़े 80 तक पहुंच गई। अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति है पूरा बंगाल में, लेकिन करीब 7 करोड़ लोग मतलब इसका इफेक्ट में पड़ गई है। करीब 7 करोड़ लोग ने अभी तक पूरा बंगाल को जो जो इलाका है सभी इलाका में घूमेंगे प्रधानमंत्री और उसके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और एक दूसरा मतलब हेलीकॉप्टर भी है इसके साथ। उसमें आपका बाबुल सुप्रियो, जो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी रहेंगे। बाबुल सुप्रियो के साथ आपका पश्चिम बंगाल का जो भाजपा का जो सचिव है दिलीप घोष, उन्होंने भी रहेंगे उसमें। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, जब पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री आने से पहले जब उन्होंने एयरपोर्ट में गए थे, एयरपोर्ट में प्रेस मीट भी किया था और प्रेस मीट में उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि राष्ट्रपति ने भी फोन किया है और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी फोन किया है। तो फोन करके मतलब ये जो हुआ है पश्चिम बंगाल के लिए, इसके लिए अनुशोचना तो कहा है। और उसके साथ साथ फिलहाल पश्चिम बंगाल का अभी जो परिस्थिति है, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से कोरोना वायरस का समस्या है और दूसरा जो बात है बंगाल में परिजाई मजदूर का जो बात है वो भी है। उसके साथ साथ आपका जो तमाम जो बड़े जो साइक्लोन आया है, तो टोटली सब कुछ मिल के अभी मतलब जो बैठक होगा, बैठक से मतलब क्या क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ ही दिनों से ममता बनर्जी ने सिर्फ यही कहा है कि प्रधानमंत्री से बार बार बोलने का बाद भी कोरोना वायरस को लेकर मतलब कोई पैकेज कोई पैसा भी नहीं देता है। लेकिन आज वही देखना है, जो बैठक होगा बसीरहाट क्षेत्रों में, उसमें क्या क्या हो सकता है वो देखने के लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा। जी
शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है उनका ख्याल रखना, खाने पीने की और ज़रूरत की जो सामग्री है उन तक पहुँचाना, वो सारी चीज़ें अगर देखें तो ऐसे में राहत पैकेज मिलने की कुछ गुंजाइश नज़र आ रही है यहाँ। जी जी, सबसे बड़ी बात वही है, लेकिन ऐसी भी भाजपा का तरफ से सिर्फ यही कहा है, जो कच्चे मकान गिर चुका है वो मकान के अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है वो अगर बना देंगे तो सबसे बढ़िया बात है वही, क्योंकि जो उसके ऊपर कम से कम एक पक्का छाद भी बन जाएगा। जो गरीब आदमी है, जो किसान लोग है, किसान लोगों को तो सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि कई हेक्टर जमीन पूरा पानी में जब उबला हुआ जो फसल था वो उठा नहीं पाया। ये सबसे बड़ी बात सामने आ गया, ये कई हेक्टर जमीन पूरा मतलब बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी बात है पूर्व मेदिनीपुर में जो समुद्र का पानी जमीन में आ गया, लेकिन अभी इतना सामने जो आप देखिएगा, सामने जो सीजन आ रहा है वो सीजन में मतलब गेहूं धान जो सब्जी का जो चाष होता है वो मतलब करने में भारी मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अभी आर्थिक पैकेज का खुद मुख्यमंत्री जो कहा है, जो घोषणा किया है, लेकिन इस घोषणा का लेकर प्रधानमंत्री का मतलब तरफ से कितना सहयोगिता मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मतलब पूरा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घूमने के बाद बसीरात क्षेत्रों में आएंगे और बसीरात क्षेत्रों में आकर एक प्रशासनिक बैठक करेंगे और उस बैठक से क्या हो सकता है, क्या फैसला होगा, ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ऐसे में सीएम ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आ रहे हैं एक दूसरे से। अगर राजनीतिक संबंध की बात करें तो क्या इसमें ऐसे देखा जा सकता है, इसको एक नया मोड़ मिल सकता है, राजनीतिक जो संबंध है क्या वो अच्छे यहाँ पर बन सकते हैं? जी, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मतलब एक ही जगह पे मतलब आ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी कुछ राजनीतिक जो नेता लोग हैं और आम जनता भी है, कई आम जनता मतलब ऐसी भी बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए था, क्योंकि जो राजनीति वो अलग बात है, लेकिन जो नुकसान हुआ है और जो डिजास्टर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार का बीच समन्वय होना चाहिए, एक साल मिल के काम होना चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक दल ऐसी भी बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो जब एक साथ मिल गया हो तो इसका नतीजा मतलब जो खुद पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी का जो दल है इसके लिए थोड़ा मतलब असर पड़ सकता है। क्योंकि अभी मोहम्मद सेलिम ने काली मतलब प्रेस मीट करके कहा है, मोहम्मद सेलिम सीपीएम का वरिष्ठ नेता तथा पुराना सांसद था, उन्होंने सिर्फ यही ने बोला है कि ये जो हुआ था पश्चिम बंगाल में जो सुपर साइक्लोन अम्फान का वजह से जो हुआ था, इसको मतलब नेशनल डिजास्टर का बोलना चाहिए। क्योंकि करीब 2009 साल में जो पहले एक बार हुआ था, उसी टाइम में खुद यही मुख्यमंत्री थे, मतलब हमारा देश का रेल मंत्री थे, लेकिन उसी समय बुद्धदेव भट्टाचार्य का मतलब मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल का। उसी समय भी जब आयला आया था, आयला में इतना भारी नुकसान पहुंचा है बंगाल में, तो उसी बंगाल में जो जितना नुकसान पहुंचा है, इसीलिए मतलब वो नेशनल डिजास्टर का मतलब आदेश किया था खुद बंगाल का जो मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। लेकिन उसी समय ने खुद मुख्यमंत्री बोले थे कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना भारी मात्रा से पैकेज क्योंकि नहीं दे सकता है। लेकिन आज वही मोहम्मद सलीम ने काल जो बोल रहे हैं वही मतलब सामने आ रहा है, क्योंकि बाकी जो दल है, जो विरोधी दल अभी फिलहाल यही बोलना चाहता है और प्रधानमंत्री को यही भी उन्होंने मतलब कहना चाहता है कि ये डिजास्टर जो है नेशनल डिजास्टर का बोलना चाहिए और इसके लिए कुछ पैकेज भी बनाना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जी शांतनु बनर्जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी गई है। यूपी के 112 के व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बम से हमला करने की धमकी दी गई है। ये धमकी मैसेज करके दी गई है।
कंट्रोल रूम से तुरंत इसकी सूचना पुलिस अफसरों को दी गई। हड़कंप की स्थिति इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने धमकी देने वाले नंबर पर पड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक यूपी के 112 के सोशल मीडिया डेस्क पर उसके व्हाट्सएप नंबर पर आपको बता दें कि गुरुवार रात करीब 12:30 बजे के करीब धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को बम से हमला कर जान से मार दूंगा। फिर उनसे योगी को कुछ लोगों की जान का दुश्मन बताया गया। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ी जो ये सामने आ रही है खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसमें अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ पता चल पाया उन लोगों का कि कौन वो था जिसने ये धमकी भरा मैसेज भेजा है? देखिए, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें एक विशेष समुदाय को सीएम योगी आदित्यनाथ से खतरा बताया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि ये मैसेज मिलते ही यूपी पुलिस एक्टिव हो गई है। सीएम की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस सीधे तौर पर पड़ताल कर रही है और सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। मैसेज कहां से आया है, इसकी निगरानी करी जा रही है। इसको देखा जा रहा है कि मैसेज कहां से आया जा रहा है। दूसरे पॉइंट पर जांच हो रही है कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके का ये मैसेज उसको मिला है, उसके बाद में पुलिस की एक टीम बनाई गई है जो जहां से मैसेज आया उसकी जांच कर रही है और सीधे तौर पर जिसने भी ये मैसेज सेंड किया है जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में हो, ऐसा प्रयास कर रही है। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी जो खबर सामने आई है ये, इसको लेकर अभी आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है इसके अलावा? देखिए, अभी क्योंकि ये सीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए सीधे तौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर विशेष बयान नहीं दे रहा है। सबसे पहले जिस नंबर से व्हाट्सएप आया उस नंबर की पड़ताल करी जा रही है और उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये खबर ज्यादा वायरल हो गई तो कहीं ना कहीं जिसने भी ये मैसेज भेजा है, चाहे वो धमकी भरा मैसेज है या फिर किसी की शरारत है, वो वहां से भागने का प्रयास जरूर करेगा। ऐसे में उसको पकड़ना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। यूपी पुलिस प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर जो मैसेज आया है उसकी पड़ताल कर रही है, मैसेज कहां से आया है और किसने भेजा है, और अगर ये एक नेटवर्क है या कोई गिरोह है या कोई संगठन है, आतंकवादी संगठन है, तो इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है। पुलिस पूरी जड़ तक पहुंच जाना चाहती है ताकि सीधे तौर पर जिसने भी ये मैसेज किया है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो, और अगर उसका कोई नेटवर्क है तो उसका भी भंडाफोड़ हो और वो भी पुलिस की गिरफ्त में हो। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही विशेष सुरक्षा में चलते हैं। ऐसे में जब ये मैसेज आया उसके बाद, हालांकि अभी उनका कोई मूवमेंट नहीं है, वो लखनऊ में ही है, लेकिन लखनऊ में अपने आवास से और मुख्यमंत्री कार्यालय तक आते जाते हैं। उसको लेकर के यूपी पुलिस ने अपनी सुरक्षा और तेज कर दी है। सीधे तौर पे वैसे भी सीएम के विशेष सुरक्षा में रहते हैं और सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन जिस तरीके का मैसेज आया है पुलिस कहीं से लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। सीधे तौर पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है, वहीं पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। साझा रणनीति बनाएगा विपक्ष। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की 3 बजे बैठक होगी। बैठक में सपा बसपा के शामिल होने पर संशय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। साझा रणनीति विपक्ष बनाएगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की 3 बजे बैठक होगी। बैठक में सपा बसपा के शामिल होने पर संशय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेगा विपक्ष। कोरोना संकट के बीच आज विपक्ष के नेताओं की एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शामिल होना ये तय माना जा रहा है।
आपको बता दें कि तय नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मीटिंग से दूरी बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं वो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में जो खबरें सामने आ रही है, आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शामिल होना तय नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मीटिंग से दूरी बना ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डीएमके नेता एमके स्टालिन, लेफ्ट से सीताराम येचुरी समेत 25 राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं, वहीं इस वजह से ममता बैठक में शायद से देरी से शामिल होंगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी जगह पहले टीएमसी की तरफ से डेरेक ओ ब्रायन हिस्सा लेंगे। इससे पहले विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने दूरी बनाई थी, लेकिन पहली बार दोनों शामिल होंगे। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार को घेरने की जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर और क्या अपडेट मिल पाई है? विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है। आज शाम 3 बजे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। विपक्ष एक साझा रणनीति बनाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार है। आर्थिक मदद से लेकर श्रम कानून में बदलाव वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की महाबैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की अगुवाई में 18 विपक्षी दल शामिल होंगे, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खबर भी सामने निकल के आ पा रही है कि आप पार्टी की ओर से कोई भी शामिल नहीं होगा इस पार्टी में, इस जो बैठक है, इस बैठक में? जी, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है और जो अभी ममता बनर्जी का भी अभी कोई संकेत नहीं है। पहले उनके शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बंगाल के दौरे पे हैं, तो हो सकता है कि शायद वो भी शामिल ना हो पाए। हालांकि ये जो बैठक है, ये आर्थिक मदद से लेकर श्रम कानून के बदलाव वापस लेने की मांग को लेकर हो रही है और इसमें मुख्य विपक्षी दल सभी भाग लेंगे। जी। सुधीर सलूजा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय इस समय दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में सपा और बसपा ने भी मीटिंग में हिस्सा लेने पर फैसला नहीं लिया है, ये खबरें भी सामने आ पा रही हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही कई मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती दिख रही है और समाजवादी पार्टी भी इस संशय में है कि अभी वो इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अभी देखना होगा कि ये दोनों इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और चूंकि ये इस मीटिंग की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं और उन्होंने सभी को निमंत्रण भेजा है इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, तो अभी देखना होगा कि 3 बजे कौन कौन पार्टी जो है इस मीटिंग में शामिल होते हैं। क्या अगर बात करें जिस तरीके से बसों को लेकर राजनीति की जा रही थी, ऐसे में ये भी एक मुद्दा माना जा सकता है, जिस तरीके से बार बार आरोप प्रत्यारोप की जो बयानबाजियां चल रही थी? जी, प्रवासी मजदूरों का जो ये मुद्दा था जिसमें बसों की बात आई और कई जो है आपस में विवाद हुआ और एफआईआर तक जो है हुई, तो उन सब चीजों को देखते हुए कुछ खटास जो है वो आई है और देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी उस पर कुछ प्रतिक्रिया आई। तो अब ये देखना होगा कि 3 बजे इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है। जी, सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिस तरीके से लगातार वहां पर आतंकी सक्रिय है, ऐसे में भारतीय सेना की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अंसार, जगवत उल हिंद और हिजबुल के सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अंसर जगवत उल हिंद और हिजबुल के सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से आपको बता देते हैं कि पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अंसार जगवत उल हिंद और हिजबुल के सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों आतंकी जो हैं उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर आतंकियों को पकड़ने के लिए जिस तरीके से बार बार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, मुठभेड़ सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी देखिए, सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि अवंतीपोरा और त्राल के इलाके में आतंकियों के सहयोगी जो हैं वो छुपे हुए हैं और लगातार इन पर नजर भी रखी जा रही थी, जिसके चलते इन दोनों आतंकियों को पकड़ा है। एक आतंकी जो है सहयोगी अंसार गजवत उल हिंद का है और दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का है। इनको पकड़ा गया है। इनके पास से हथियार और कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है और जिसके चलते जो है पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात जो है वो की जा रही है और पूछताछ इनसे जारी है कि आखिरकार किस जगह पर आतंकी छुपे हैं या और भी कई जानकारी जो है इनसे प्राप्त की जा रही है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या और भी जो आतंकी है वहां पर छिपे होने की कोई आशंका जताई जा रही है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है? जी देखिए, सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अलबत्ता इनसे पूछताछ जो है वो जारी है, क्योंकि कई चीजें सामने निकल के आएंगी। क्योंकि क्या कुछ बड़े खुलासे इसमें निकल के सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े घाटी के अंदर लगातार सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, उसी के चलते इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। आखिरकार आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके द्वारा दी जाती है। उसी के चलते इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और जल्द ही जिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है और पिछले 2-3 दिन में, और उसी के चलते इनसे पूछताछ करके उनको पकड़ा भी जा सकता है या उनको मार गिराया भी जा सकता है। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। जौनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 पर पहुंच गई है। 11 लोग इलाज के बाद हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 पर पहुंच गई है। हालांकि खुशी की बात यह है कि 11 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों के 28 नए मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसे में प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लोगों को अपील की जा रही है लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और अगर किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो ऐसे में मास्क का उपयोग जो है वो ज़रूर करें। ये सारी हिदायतें जो दी जा रही हैं वो लोगों की में कोरोना संक्रमण जो है उसको फैलने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कारगर होती है। जिस तरीके से बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी ये गाइडलाइन जारी किए जाते हैं कि ये सभी जो एहतियात है वो बरतने से कहीं ना कहीं इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, इसके चपेट में आने से रोका जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में भी जो रियायतें दी गई हैं ऐसे में लोग गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बहाना बना के बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अगर कहें कि दोगुनी रफ्तार इस समय कोरोना वायरस ने पकड़ ली है, ऐसे में लोगों को खुद ही अपना ध्यान रखना होगा, खुद ही अपना बचाव करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जहां
कोरोना संक्रमित के 28 नए मामले सामने आए हैं। यूपी के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की अगर संख्या की बात करें तो 76 पर पहुंच गई है और वहीं 11 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में अगर एहतियात बरती जाए तो कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। विकास तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 28 नए मामले सामने आए हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? और जी बिल्कुल, आपको बता दो जौनपुर में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको बता दें आज जो 28 नए मामले हैं, जनपद जौनपुर में अब तक 76 मामला सामने, जिन 2 की मौत की खबर है। वहीं 11 लोग की जो है उपचार के उनकी जो है सेहत सुधार आई है। लेकिन कहा जाए अभी भी जो प्रवासी मजदूर का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। देखा जा रहा है जो ट्रक पे और ट्राली पर आए जो मजदूर आ रहे हैं, पता लाख दावे करें, लेकिन जो प्रवासी मजदूर को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।